बीपीएससी यानी कि बीपीएससी ट्री जो TRE 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है कि देखिए अब उसका फॉर्म भरने की तिथि भी जारी हो गई है। तो ये इसके पहले हमने 7 वीडियो अपलोड किया है इसका, यानी कि इसके पहले 7 टेस्ट सीरीज हम लोग देख चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये हमारा 8वां टेस्ट सीरीज है और इसमें देखिए इसमें 7 जो है कि मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और इसका PDF जो है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन भी उसमें मैथ का होगा और उसमें सभी प्रश्नों के साथ उसका सॉल्यूशन हम करा देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये 7वां प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं और इसमें 7 का जो जवाब है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो इसका सही जवाब है 128, इसका राइट आंसर है। और यहाँ से 8वां जो प्रश्न है ये देखिए अब GK से संबंधित है, यानी कि बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था, तो नालंदा इसका सही जवाब होगा। और जानते हैं कि नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना, नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी और यह 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा था। नेक्स्ट है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी, तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहटा में किसान सभा की स्थापना किया था और नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना भी किया गया था। फिलहाल इसका ऑप्शन है 4 मार्च 1928। और अगला प्रश्न है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेज़ों को किसने प्रदान किया था। सोरे के जो व्यापार हो रहा था उसका एक अधिकार अंग्रेज़ों को किसने प्रदान किया था, ये इस पर बताना है। तो मीर जाफ़र जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को सोरा के व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया था। इसका सही जवाब है मीर जाफ़र। और चूँकि सोरा देखिए कि सोरे की मिट्टी इकट्ठा करके और उसे तैयार करने का काम नोनिया किया करते थे और सोरा का जो उपयोग होता था वो बारूद बनाने के काम में होता था। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन हैं। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन है, तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन नदी जो है कि गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2023 को देश का पहला लिथियम भंडार कहाँ मिला है। 11 फरवरी 2023 को देश का पहला लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंजेला मर्केल। और ये जर्मनी की जो है कि ये चांसलर भी रही हैं और पूर्व जर्मनी की चांसलर रह चुकी है और वर्तमान में भी ये जर्मन चांसलर जो है कि वर्तमान में भी चांसलर जो है कि इसके पहले एंजेला मर्केल ही थी और अभी जो वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं वो हैं ओलाफ स्कोल्ज इनका नाम है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। इसका सही जवाब है कि ये जो बीकानेर में हुआ था, यानी कि जो जयपुर है, यानी कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया गया था और हर साल जनवरी महीने में बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वाला क्षेत्र के अंतर्गत, ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ कट गया, देखिए ज्वाला वृत्त लिखा हुआ है कि कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब है कि फ्यूजियामा जो है, इसका सही जवाब होगा फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी हैं वो। देखिए इसका 16वां प्रश्न है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। यहाँ कुछ देखिए कट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या फिर मेटेलॉइड कहते हैं।
निम्नलिखित में से उपधातु के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से उपधातु कौन है। तो देखिए इसमें से उपधातु जो है यानी कि जो जर्मेनियम है वो उपधातु है। बाकी जो आयोडीन है, कार्बन है ये और तांबा जो है वो धातु, ये अधातु हैं। और इसमें तांबा जो है कि धातु है, जबकि आयोडीन भी, कार्बन भी अधातु है और आयोडीन भी अधातु है। जबकि जो जर्मेनियम होते हैं, जो जर्मेनियम है वो एक प्रकार का उपधातु है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और हम जानते हैं कि इसमें जो है कि धातुओं और अधातुओं के बीच कुल जो है कि 7 उपधातुएं हैं, यानी कि उपधातुओं की कुल संख्या 7 हैं। 17वां प्रश्न है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्यों? ये बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तो उसके चलते उसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। क्योंकि देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो कम तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं वो मतलब छिटक जाती हैं आसानी से और उसका प्रभाव हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है। जबकि चूँकि लाल जो प्रकाश किरणें होती हैं यानी कि जो वो बड़ी तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं, और चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो उसमें उसका चूँकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है और इस तरीके से वो अधिक दूरी तय करती हैं और वो आसमान में लालिमा छा जाती हैं, उसी का प्रभाव दिखता है। और यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह कौन है? एसिटिक एसिड यानी कि इसका क्रियात्मक समूह यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वो कौन इसमें एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह है वो आपको बताना है। तो देखिए एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COO और H। ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको देखना है कि COOH किस में लगा हुआ है तो आप उस तरीके से उसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। देखिए ये जो पहला जो दिख रहा है तो इसमें जो पहला जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो पहला है ये कीटोन का है, क्योंकि इसमें C और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है तो ये कीटोन का होता है। दूसरा ये जो OH होता है वो अल्कोहल का होता है, यानी कि ये अल्कोहल का है जिसका OH होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और ये जो C जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ये CO और ये फिर OH जो है, यानी कि ये जो यानी कि क्रियात्मक समूह है तीसरा, यानी कि जो C क्रियात्मक समूह है COOH, ये एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन C। और एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को ही सिरका कहते हैं, जिसमें 6% जो है कि अगर एसिटिक अम्ल पाया जाता है और उसके जलीय विलयन को सिरका के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें दिया हुआ है कि मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? देखिए ऑप्शन है कि परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, या परमाणुओं के सबसे अंतरिक्ष कक्षा में, और या फिर परमाणु के ठीक बाहर। तो इसका सही जवाब है कि देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के बाहर होते हैं। यानी कि जब आप देखते हैं किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यानी कि जब अगर हम कार्बन का 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो 2 4 होगा, क्योंकि कार्बन का 6 होता है। तो इसमें 4 क्या है इससे पता चलता है कि 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके बाहरी कक्षा में होते हैं, और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये बाहरी कक्षा में होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर बताना है किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो देखिए सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में अगर रखा जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके उसमें विस्फोट होगा और वो आग पकड़ सकता है। इसलिए सोडियम को इससे बचाने के लिए केरोसिन तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से उसका संपर्क ना हो। देखिए इसमें अगर हम फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो देखिए फास्फोरस जो है कि वो लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है, यानी कि जो माचिस की तीलियाँ बनती हैं। और जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो चूहे के विष यानी कि चूहे की जो दवाएं बनती है, चूहे को मारने वाली यानी कि चूहों को मारने वाली जो दवाई होती हैं वो सफ़ेद फास्फोरस से और पोटेशियम साइनाइड या फिर जिंक फॉस्फाइड से बना होता है। इसमें अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से इसमें संबंधित हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब है इसमें फोटोवोल्टाइक जो प्रभाव होता है वो
सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित हैं और इसका सही जवाब ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 312 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का पद गठन करता है जो संसद होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और देखिए अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन या उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को पारित कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है। अगर सांसदों की अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका जो उस पर विवाद का पर जो निर्णय देता है तो वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यानी कि इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन होता है वो राष्ट्रपति को अपना सुझाव देता है, यानी कि और उसके आधार पे राष्ट्रपति उसके विवाद पर निर्णय देते हैं। और इसका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 103 में, यानी कि संसदों की अयोग्यता से संबंधित जो विवाद हैं उस पर अनुच्छेद 1 में इसका ये वर्णन किया गया है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति उस पर निर्णय अपना देगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो पहला आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, यानी कि ये सबसे बड़ा जो जन आंदोलन था। और 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी और 1920 से लेकर के और 12 फरवरी 1922 तक ये चला था। क्योंकि 12 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था जिसके बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। अंग्रेज़ों ने भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, यानी कि जो रेलवे की शुरुआत की, उसका मकसद क्या था। तो उसका मकसद था कि वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसा किया था। इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे का विकास किया था। और भारत में जो रेलवे सेवा की जो शुरुआत हुई थी, आपको पता है कि 1853 में, यानी कि 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और पहली बार जो रेल चली थी वो मुंबई से, यानी कि मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी, यानी कि कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 16 अप्रैल 1853 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन, हिंदी साप्ताहिक यानी कि देश एक नाम है पत्रिका का, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था, किसने किया था। तो इसका सही जवाब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस देश पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसका अगला सवाल है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। देखिए, तो इसमें जो कोयम्बटूर है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और इसमें जो संबंधित और भी कुछ बातें हैं, जैसे देखिए अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कानपुर को, यानी कि ये तो दक्षिण भारत का हो गया कोयम्बटूर, और जो कानपुर है तो कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिमसा प्रपात, होगेन ककल प्रपात है, फिर जोग प्रपात या फिर शिव समुद्रम। तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि जोग जो जलप्रपात है उसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जलप्रपात है यानी कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। नील दर्पण जो उपन्यास है उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था मधुसूदन दत्त ने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ का प्रवर्तन किसने भारत में किया था। भारत में यानी कि जो नवरोज़ त्यौहार है उसका प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि जो बलबन है, बलबन ने इसे भारत में परिवर्तन किया था। और बलबन गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। सही जवाब है इसका लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब होगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में हुई थी। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। संविधान की जो उद्देशिका है उसका केवल एक बार अब तक संशोधन हुआ है, और वो भी 42वां संशोधन जो हुआ था,
जिसके तहत जो संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इसका सही जवाब है कि सिर्फ एक बार हुआ है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है, यानी कि जो 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से अफ़गानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। अफ़गानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब इसका है रूस। रूस की सीमा जो है अफ़गानिस्तान से नहीं लगती है। और रूस की सीमा जो है कि जो लगती है, देखिएगा उत्तर में देखिए ये जो तुर्कमेनिस्तान है, फिर उज़्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है। इन सभी से उत्तर में जो है कि ये अफ़गानिस्तान से ये तीनों देश की सीमाएँ लगती हैं, जबकि रूस की सीमा उससे नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश के सरकारी प्रशंसा समाप्त हो चुका था। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन डी, यानी कि जगदीशपुर, यानी कि जो आरा में जो जगदीशपुर है, जहाँ के वीर कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका 36वां प्रश्न है कि 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? 1920 में जो खिलाफत कमेटी की जो सभा हुई थी, तो वो किस शहर में हुई थी? तो ये इलाहाबाद इसका सही जवाब है कि ये जो सभा हुई थी इलाहाबाद में हुई थी। और नेक्स्ट है कि छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो किस स्तर पे आते हैं, यानी कि कौन से पोषी स्तर पे आते हैं? तो इसका सही जवाब है कि वो तीसरे पोषी स्तर पे आते हैं। और नेक्स्ट है कि जैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है कि जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं उनके विषय में जो है कि कौन सा उभयनिष्ठ गुण मौजूद हैं, तो इसमें देख लीजिए। और इसका सही जवाब है कि वो सभी मूलतः जैविक होते हैं, क्योंकि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं तो जैविक ही होंगे। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हर एक सेट में ऐसा प्रश्न मिल रहा है, यानी कि ऊर्जा या फिर कहें कि जो आहार श्रृंखला जो चैप्टर हैं उसको आप एनसीईआरटी की किताबों से अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखिए 10वीं क्लास में जो आहार श्रृंखला या फूड चेन जो दिया हुआ है, तो उसमें ऊर्जा के पोषी स्तर या फिर जो आहार श्रृंखला से संबंधित सभी बातें दी गई हैं। और सभी देखिए हर सेट में एक क्वेश्चन इससे मिल रहा है। और इसका सही जवाब है कि हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा से लगभग 10% को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि ये 10% ऊर्जा के नियम से संबंधित हैं। और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? कौन सी जो खनिज है वो फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? इसका सही जवाब है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसे खनिज हैं जो फसलों को कीटों से बचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आज का 8वां टेस्ट सीरीज था। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके पहले 7 टेस्ट सीरीज का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं।